दोस्तों, आज ज्ञान स्टोरी में आपका स्वागत है। आज सुनिए प्रेमचंद जी की कहानी अपनी करनी। आहा, अभागा मैं, मेरे कर्मों के फल ने आज यह दिन दिखाए कि अपमान भी मेरे ऊपर हंसता है, और यह सब मैंने अपने हाथों किया। शैतान के सिर इल्ज़ाम क्यों दूं, किस्मत को खरी खोटी क्यों सुनाऊं, होने को क्यों रोऊं। जो कुछ किया मैंने जानते और बूझते हुए किया। अभी 1 साल ही गुजरा था जब मैं बहुत भाग्यशाली था, प्रतिष्ठित था और बुद्धि मेरी चेरी थी। दुनिया की नेमतें मेरे सामने हाथ बांधे खड़ी थी, लेकिन आज बदनामी और कंगाली और शर्मिंदगी ने मेरी दुर्दशा पर आंसू बहाया है। मैं ऊंचे खानदान का था, बहुत ही पढ़ा लिखा आदमी था, फारसी का मुल्ला, संस्कृत का पंडित, अंग्रेजी का ग्रेजुएट। अपने मुंह मियाँ मिट्ठू क्यों बनूं, लेकिन रूप भी तो मुझे ऐसा मिला था कि क्या कहूँ, इतना कि दूसरे मुझसे ईर्ष्या कर सकते थे। अपने मुंह मियाँ मिट्ठू क्यों बनूं। गरज एक इंसान को खुशी के साथ ज़िंदगी बसर करने के लिए जितनी अच्छी चीज़ों की ज़रूरत हो सकती है, वह सब मुझे हासिल थी। सेहत का यह हाल था कि मुझे कभी सर दर्द की शिकायत नहीं हुई। फिटन की सैर, दरिया की दिलफरेबियाँ, पहाड़ के सुंदर दृश्य, उन खुशियों का जिक्र ही तकलीफ़ देह है। क्या मज़े की ज़िंदगी थी। आहा, यहाँ तक तो अपने दर्द दिल सुना सकता हूँ, लेकिन इसके आगे फिर होठों पर खामोशी की मुहर लगी हुई है। एक सती साध्वी, प्रति प्राणा स्त्री और 2 गुलाब के फूल से बच्चे। इंसान के लिए जिन खुशियों, आरजुओं, हौसलों और दिल फरेबियों का खजाना हो सकते हैं, यह सब मुझे प्राप्त था। मैं इस योग्य नहीं कि उस पतित स्त्री का नाम ज़बान पर लाऊं। मैं इस योग्य नहीं कि अपने को उन लड़कों का बाप कह सकूं। मगर नसीब का कुछ ऐसा खेल था कि मैंने उन बिस्तियों नियमतों की कोई कद्र न की। जिस औरत ने मेरे हुक्म और अपनी इच्छा में कभी कोई भेद नहीं किया, जो मेरी सारी बुराइयों के बावजूद भी कभी शिकायत का एक हर्फ भी ज़बान पर न लाती थी, जिसका गुस्सा भी आँखों के आगे बढ़ने न पाया हो। गुस्सा क्या था, कुंवार की बरखा थी। 2-4 हल्की हल्की बूंदें पड़ी और फिर आसमान साफ हो गया। अपनी दीवानगी के नशे में मैंने उस देवी की कद्र तक न की थी। मैंने उसे जलाया, रुलाया, तड़पाया। मैंने उसके साथ दगा की। आहा, जब मैं 2-2 बजे रात को घर लौटता था तो मुझे कैसे कैसे बहाने सूझते थे। नित्य नए हीले गढ़ता था। शायद विद्यार्थी जीवन में जब बैंड के मज़े से मदरसे जाने की इजाज़त न देते, उस वक्त भी बुद्धि इतनी प्रखर न थी। और क्या उस क्षमा की देवी को मेरी बातों पर यकीन आता था। वह भोली थी, मगर ऐसी नादान न थी। मेरी खुमारी भरी आँखें और मेरे उथले भाव और मेरे झूठे प्रेम प्रदर्शन का रहस्य क्या उसे छिपा रह सकता था। लेकिन उसकी रग रग में शराफत भरी हुई थी। कोई कमीना ख्याल उसकी ज़बान पर नहीं आ सकता था। वह उन बातों का जिक्र करके या अपने संदेहों को खुलेआम दिखाकर हमारे पवित्र संबंध में खिंचाव या बदतमीजी पैदा करना बहुत ही अनुचित समझती थी। मुझे उसके विचार उसके माथे पर लिखे हुए मालूम होते थे। उन बदमिजाजियों के मुकाबले में उसे जलना और रोना ज़्यादा ही पसंद था। शायद वह समझती थी कि मेरा नशा खुद ब खुद ही उतर जाएगा। काश इस शराफत के बदले उसके स्वभाव में कुछ ओछापन, अनुदारता भी होती। काश वह अपने अधिकारों को अपने हाथ में रखना जानती। काश वह इतनी सीधी न होती। काश अब अपने मन के भावों को छिपाने में इतनी कुशल न होती। काश वह इतनी मक्कार न होती। लेकिन मेरी मक्कारी और उसकी मक्कारी में कितना अंतर था। मेरी मक्कारी हरामकारी थी, उस मक्कारी में स्वार्थ भरा था, और उसकी मक्कारी जो थी वो आत्म बलिदानी। एक रोज़ मैं अपने काम से फुर्सत पाकर शाम के वक्त मनोरंजन के लिए आनंद वाटिका में पहुंचा और संगमरमर के हौज पर बैठकर मछलियों का तमाशा देखने लगा। एक एक निगाह ऊपर उठी तो मैंने एक औरत को बेले की झाड़ियों में फूल चुनते हुए देखा। उसके कपड़े मैले थे और जवानी की ताजगी
और गर्व को छोड़कर उसके चेहरे में कोई ऐसी खास बात न थी। उसने मेरी तरफ आंखें उठाईं और फिर फूल चुनने में लग गई, गोया उसने कुछ देखा ही न हो। एक रोज़ मैं अपने काम से फुर्सत पाकर शाम के वक्त मनोरंजन के लिए आनंद वाटिका पहुंचा। संगमरमर के हौज पर बैठकर मछलियों का तमाशा देखने लगा। एकाएक निगाह ऊपर उठी तो मैंने एक औरत को बेलियों के झाड़ियों में फूल चुनते हुए देखा। उसके कपड़े मैले थे और जवानी की ताजगी और गर्व को छोड़कर उसके चेहरे पर कोई ऐसी खास बात न थी। उसने मेरी तरफ आंखें उठाईं और फिर फूल चुनने में लग गई, गोया उसने कुछ देखा ही न हो। इसके इस अंदाज ने, चाहे वह उसकी सरलता ही क्यों न रही हो, मेरी वासना को और भी उद्दीप्त कर दिया। मेरे लिए यह एक नई बात थी कि कोई औरत इस तरह देखे कि जैसे उसने देखा ही न हो। मैं उठा, धीरे धीरे, कभी ज़मीन पर और कभी आसमान की तरफ ताकते हुए बेले की झाड़ियों के पास जाकर खुद भी फूल चुनने लगा। इस ढिठाई का नतीजा यह हुआ कि वह मालिन की लड़की वहाँ से तेजी के साथ बाग के दूसरे हिस्से में चली गई। उस दिन से मुझे मालूम नहीं वह कौन सा आकर्षण था जो मुझे रोज़ शाम के वक्त उस आनंद वाटिका की तरफ खींच ले जाता। उसे मोहब्बत हरगिज नहीं कह सकते। उसे तो उस वक्त भगवान न करे उस लड़की के बारे में कोई शोक समाचार मिलता तो शायद मेरी आंखें आंसू भी न निकलते। जोगिया धारण करने की तो चर्चा ही व्यर्थ है। मैं रोज जाता और नए नए रूप धर कर जाता, लेकिन जिस प्रकृति ने मुझे अच्छा रूप रंग दिया था उसी ने मुझे वाचालता से भी वंचित कर रखा था। मैं रोज जाता, रोज लौट जाता, प्रेम की मंजिल में एक कदम भी आगे न बढ़ पाता। हाँ, इतना अलबत्ता हो गया कि उसे वह पहले सी झिझक न रही। आखिर इस शांतिपूर्ण नीति को सफल बनाने के लिए मैंने एक नई युक्ति सोची। एक रोज़ मैं अपने साथ अपने शैतान बुलडॉग टॉमी को भी लेता गया। जब शाम हो गई और वह मेरे धैर्य का नाश करने वाले फूलों से आंचल भरकर अपने घर की ओर चली तो मैंने अपने बुलडॉग को धीरे से इशारा कर दिया। बुलडॉग उसकी तरफ बाज की तरह झपटा। फूलमती ने एक चीख मारी, 2-4 कदम दौड़ी और ज़मीन पर गिर पड़ी। अब मैं छड़ी हिलाता, बुलडॉग की तरफ गुस्से से भरी आंखों से देखता और हाय हाय कर चिल्लाता हुआ दौड़ा और उसे जोर से 2-3 डंडे लगाए। फिर मैंने बिखरे हुए फूलों को समेटा, सहमी हुई औरत का हाथ पकड़कर बिठा दिया और बहुत लज्जित और दुखी भाव से बोला, यह कितना बड़ा बदमाश है। अब इसे अपने साथ कहीं नहीं ले जाऊंगा। तुम्हें इसने काट लिया तो नहीं? फूलमती ने चादर से सर को ढकते हुए कहा। तुम ना आ जाते तो वह मुझे नोच ही डालता। मेरे तो जैसे जैसे मन में डर भर गया है। मेरा तो कलेजा अभी भी धड़क रहा है। यह तीर लक्ष्य पर बैठा। खामोशी की मुहर टूट गई। बातचीत का सिलसिला कायम हुआ। बांध में एक दरार हो जाने की देर थी। फिर तो मन की उमंगों ने खुद ब खुद काम करना शुरू किया। मैंने जैसे जैसे जाल फैलाए, जैसे जैसे स्वांग रचे, वह रंगीन तबीयत के लोग खूब जानते होंगे। और यह सब क्यों किया? मोहब्बत से नहीं, सिर्फ जरा सी देर को दिल को खुश करने के लिए, सिर्फ उसके भरे पूरे शरीर और भोलेपन पर रीझ कर। यूँ मैं बहुत नीच प्रवृत्ति का आदमी नहीं हूँ। रंग रूप में फूलमती का इंदु से कोई मुकाबला न था। वह सुंदरता के सांचे में ढली हुई थी। कवियों ने सौंदर्य की जो कसौटियाँ बनाई हैं वह सब उसमें दिखाई देती थी। लेकिन पता नहीं क्यों मैंने फूलमती की धसी हुई आँखें और फूलों से खिले हुए गालों और मोटे मोटे होठों के तरफ अपने दिल का खिंचाव बहुत ज़्यादा महसूस किया। आना जाना बढ़ा और महीने भर भी गुजरने न पाया कि मैं उसकी मोहब्बत की जाल में पूरी तरह से फंस गया। मुझे अब घर की सादा ज़िंदगी में कोई आनंद नहीं था, लेकिन दिल ज्यों-ज्यों घर से उचटता जा रहा था त्यों-त्यों मैं पत्नी के प्रति प्रेम का प्रदर्शन और भी अधिक कर रहा था।
मैं उसकी फरमाइशों का इंतज़ार करता रहता और कभी उसका दिल दुखाने वाली कोई बात ज़बान पर न लाता। शायद मैं अपनी आंतरिक उदासीनता को शिष्टाचार के पर्दे के पीछे लपेटना चाहता था। धीरे धीरे दिल की यह कैफियत भी बदल गई और बीवी की तरफ से उदासीनता दिखाई देने लगी। घर में कपड़े नहीं हैं, लेकिन मुझसे इतना ना होता कि मैं पूछ लूँ। सच यह है कि मुझे अब उसकी खातिरदारी करते हुए भी एक डर सा मालूम होता था कि कहीं उसकी खामोशी की दीवार टूट न जाए और उसके मन के भाव ज़बान पर न आ जाएं। यहाँ तक कि मैंने गृहस्थी की ज़रूरतों की तरफ से भी आंखें मूंद ली। अब मेरा दिल और जान और रुपया पैसा सब कुछ फूलमती के लिए था। मैं खुद कभी सुनार की दुकान पर न गया, लेकिन आजकल मुझे गए रात एक मशहूर सुनार के मकान पर बैठा हुआ देख सकता था। बजाज की दुकान में भी मुझे रुचि हो गई थी। एक रोज़ शाम के वक्त की तरह मैं आनंद वाटिका में सैर कर रहा था और फूलमती सोलहो श्रृंगार किए, मेरी सुनहरी रुपहली भेंटों से लदी हुई एक रेशमी साड़ी पहने बाग की क्यारियों में फूल तोड़ रही थी, बल्कि यूँ कहो कि अपनी चुटकियों में मेरे दिल को मसल रही थी। उसकी छोटी छोटी आंखें उस वक्त नशे के हुस्न में फैल गई थी और उसमें शोखी थी, मुस्कुराहट की झलक नजर आ रही थी। अचानक महाराजा साहब भी अपने कुछ दोस्तों के साथ मोटर कार पर सवार हो आ पहुँचे। मैं उन्हें देखते ही आगवानी के लिए दौड़ा और आदाब बजा लाया। बेचारी फूलमती महाराजा साहब को पहचानती थी, लेकिन उसे एक घने कुंज के अलावा और कोई छिपने की जगह न मिल सकी। महाराजा साहब चले तो हौज की तरफ, लेकिन मेरा दुर्भाग्य ने उन्हें क्यारियों पर ला खड़ा कर दिया, जिधर फूलमती छिपी हुई थी, थर-थर काँप रही थी। महाराजा साहब ने उसकी तरफ आश्चर्य से देखा और बोले, यह कौन औरत है? सब लोग मेरी ओर प्रश्न भरी आंखों से देखने लगे और मुझे भी उस वक्त यही ठीक मालूम हुआ कि इसका जवाब मैं ही क्यों दूं, वरना फूलमती न जाने क्या क्या आफत ढाल ले। लापरवाही के अंदाज से बोला, इसी बाग के माली की लड़की है, यहाँ फूल तोड़ने आई होगी। फूलमती लज्जा और भय के मारे जमीन में धंसी जा रही थी। महाराजा साहब ने उनसे कहा, क्या यह माली की लड़की है? मैं इसका क्या जवाब देता? इसी बीच कमबख्त दुर्जन माली भी अपनी फटी हुई पाग संभालते हुए हाथ में कुदाल लेकर लौट पड़ा और सर को घुटनों से मिलाकर महाराजा को प्रणाम किया। और महाराजा ने जरा तेज लहजे में पूछा, सर को घुटनों से मिलाकर महाराजा साहब को प्रणाम किया। महाराजा ने जरा तेज लहजे में पूछा, क्या यह तेरी लड़की है? मालिक के तो होश उड़ गए। वह कांपता हुआ बोला, हुजूर। महाराज, तेरी तनख्वाह क्या है? दुर्जन। हुजूर, 5 रुपए। महाराजा, यह लड़की कुंवारी है या ब्याही? दुर्जन, हुजूर अभी तक कुंवारी है। महाराज ने गुस्से में कहा, या तो तू चोरी करता है या डाका मारता है, वरना यह कभी नहीं हो सकता कि तेरी लड़की अमीरजादी बनकर रह सके। मुझे इसी वक्त इसका जवाब देना होगा, वरना मैं तुझे पुलिस के ही सुपुर्द कर दूंगा। ऐसे चाल चलन के आदमी को मैं अपने यहाँ नहीं रख सकता। माली की तो घिघी बंध गई और मेरी यह हालत थी कि काटो तो लहू नहीं है। दुनिया अंधेरी मालूम होती थी। मैं समझ गया कि आज मेरी शामत सर पर ही सवार है, वह मुझे जड़ से उखाड़ कर ही दम लेगी। महाराजा साहब ने माली को जोर से डांटते हुए पूछा, तू खामोश क्यों है? बोलता क्यों नहीं? दुर्जन फूट फूट कर रोने लगा। जब जरा सी आवाज़ सुधरी तो वह बोला, हुजूर, बाप दादे से सरकार का नमक खा रहा हूँ, अब बुढ़ापे पर दया करो। यह सब मेरे फूटे नसीबों का ही फेर है। धर्मावतार, इस छोकरी ने मेरी नाक कटा दी, कुल का नाम मिटा दिया है। अब मैं कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं हूँ। इसको सब तरह से समझा बुझा कर हार गया हूँ हुजूर, लेकिन मेरी बात है कि यह सुनती ही नहीं, तो मैं क्या करूँ? हुजूर माई बाप हैं, आपसे मैं क्या पर्दा करूँ? उसे अब अमीरों के साथ रहना अच्छा लगता है, और आजकल के रईसों और अमीरों को मैं क्या कहूँ, दीन बंधु सब जानते हैं। महाराजा साहब ने जरा देर गौर करके पूछा, क्या उसकी सरकार के नौकर से संबंध है?
दुर्जन ने सिर झुकाकर कहा, हुजूर, महाराजा साहब यह कौन आदमी है? तुम्हें उसे बतलाना होगा। दुर्जन, महाराजा जब पूछेंगे तो बता दूंगा। सांच को आँच क्या? मैंने समझा था कि इसी वक्त सारा पर्दाफाश हुआ जाता है, लेकिन महाराजा साहब ने अपने दरबार के किसी मुलाजिम की इज्जत को इस तरह से मिट्टी में मिलाना ठीक नहीं समझा। वे वहाँ से टहलते हुए मोटर पर बैठकर अपने महल की तरफ चल दिए। मनहूस वाक्य के 1 हफ्ते के बाद एक रोज मैं दरबार से लौटा तो मुझे अपने घर में एक बूढ़ी औरत बाहर निकलती हुई दिखाई दी। उसे देखकर मैं ठिठक गया। उसके चेहरे पर बनावटी भोलापन था, जो कुटनियों के चेहरे की खास बात है। मैंने उसे डांट कर पूछा, तू कौन है और यहाँ क्या करने आई है? बुढ़िया ने दोनों हाथ उठाकर मेरी बलाएं ली और बोला, बेटा नाराज न हो, गरीब भिखारन हूँ, मालकिन का सुहाग भरपूर रहे। उसे जैसा सुनती थी वैसा ही पाया है। यह कहकर उसने जल्दी से कदम उठाए और बाहर की तरफ चली गई। मेरे गुस्से का पारा और भी चढ़ गया। मैंने घर जाकर पूछा, यह औरत कौन थी? मेरी बीवी ने सर झुकाकर धीरे से जवाब दिया, क्या जानूं मैं, कोई भिखारन थी। मैंने कहा, भिखारिनों की सूरत ऐसी नहीं हुआ करती। यह तो मुझे कुटनी नजर आ रही थी। साफ साफ बताओ, उसके यहाँ आने का क्या कारण था, क्या मतलब? लेकिन बजाय इन संदेह भरी बातों को सुनकर मेरी बीवी गर्व से सिर उठाए और मेरी तरफ उपेक्षा भरी आंखों से देखकर अपनी साफ दिली का सबूत दे, उसने सर झुकाए हुए ही जवाब दिया, मैं उसके पेट में थोड़े ही बैठी थी, भीख मांगने आई थी, भीख दे दी। किसी के दिल का हाल कोई क्या जाने। उसके लहजे और अंदाज से पता चल रहा था कि वह जवान से कहती थी उससे ज़्यादा वो उसके दिल में है। झूठा आरोप लगाने की कला में भी वह अभी बिल्कुल कच्ची थी, वरना तिरिया चरित्र की था किसे मिलती है। मैं देख रहा था कि उसके हाथ पांव थरथरा रहे थे। मैंने झपटकर उसका हाथ पकड़ा और उसके सिर को ऊपर उठाकर बड़े गंभीर क्रोध से बोला, इंदु, तुम जानती हो कि मुझे तुम्हारा कितना एतबार है, लेकिन अगर तुमने इसी वक्त सारी घटना मुझे सच सच नहीं बताई तो मैं नहीं कह सकता कि इसका नतीजा क्या होगा। तुम्हारा यह ढंग बतला रहा है कि कुछ न कुछ दाल में काला जरूर है। यह खूब समझ रखो कि मैं अपनी इज्जत को तुम्हारी और अपनी जानों से ज़्यादा अजीज समझता हूँ। मेरे लिए यह डूब मरने की जगह है कि मैं अपनी बीवी से इस तरह से बात करूँ, उसकी ओर से मेरे दिल में संदेह पैदा हो। मुझे अब ज़्यादा सब्र की गुंजाइश नहीं है। सच सच बोलो, क्या बात है? मैंने गरजकर कहा, वह कौन सा कसूर है? इंदुमती ने संभलकर जवाब दिया, तुम अपने दिल में इस वक्त जो ख्याल कर रहे हो उसे एक पल के लिए भी वहाँ न रहने दो, वरना समझ लो कि आज ही मेरी इस ज़िंदगी का खात्मा है। मुझे नहीं मालूम था कि तुम मेरे ऊपर जो जुल्म कर रहे हो उन्हें मैंने किस तरह से झेला है। मैं अब भी सब कुछ झेलने को तैयार हूँ। मेरा सर तुम्हारे पैरों पर है, जिस तरह रखोगे रहूँगी। लेकिन आज मुझे मालूम हुआ कि तुम खुद हो वैसा ही तुम दूसरों को समझते हो। मुझसे भूल अवश्य हुई, लेकिन उस भूल की यह सज़ा नहीं कि तुम मुझ पर ऐसा संदेह न करो। मैंने उस औरत की बातों में आकर अपने सारे घर का चिट्ठा बयान कर दिया। मैं समझती थी कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन कुछ तो उस औरत की हमदर्दी और कुछ मेरे अंदर की सुलगती हुई आग ने मुझे यह भूल करवाई, और इसके लिए तुम जो सज़ा दो वह मेरे सराखों पर। मेरा गुस्सा जरा धीमा हुआ और मैं बोला, तुमने उससे क्या कहा? इंदुमती ने जवाब दिया, घर का जो कुछ हाल है, तुम्हारी बेवफाई, तुम्हारी लापरवाही, तुम्हारा घर की ज़रूरतों का फिक्र न करना, अपनी बेवकूफ़ियों का मैं क्या कहूँ। मैंने उसे यहाँ तक कह दिया कि इधर 3 महीनों से उन्होंने घर के लिए कुछ खर्च के पैसे भी नहीं दिए हैं। इसकी चोट ने मेरे गहनों पर है। तुम्हें शायद मालूम नहीं कि इन 3 महीनों में मेरे 450 रुपये के जेवर बिक चुके हैं। न मालूम क्यों मैं उससे यह सब कुछ कह गई। जब इंसान का दिल जलता है तो जबान तक उसकी आँख आ ही जाती है, मगर मुझसे जो कुछ खता हुई उससे कई गुना सख्ती की सज़ा तुमने मुझे दी है। मेरा बचपन लेने का भी सब्र न हुआ। खैर, तुम्हारे दिल की कैफियत मुझे मालूम हो गई है। तुम्हारा दिल मेरी तरफ से साफ नहीं है। तुम मुझ पर विश्वास नहीं करती हो, वरना एक भिखारिन औरत के घर से निकलने पर तुम्हें ऐसे शब्द क्यों होते?
और मुझ पर शुबह क्यों होता। मैं सर पर हाथ रख कर बैठ गया। मालूम हो गया कि तबाही के सामान पूरे हुए जाते हैं। दूसरे दिन मैं ज्यों ही दफ्तर पहुंचा, चौकीदार ने आकर कहा, महाराजा साहब ने आपको याद किया है। मैं तो अपनी किस्मत का फैसला पहले से ही किए बैठा था। मैं खूब समझ गया था कि वह बुढ़िया खुफिया पुलिस की कोई मुखबिर है जो मेरे घरेलू मामलों की जांच करने के लिए तैनात हुई होगी। कल उसकी रिपोर्ट आई होगी और आज मेरी तबाही। खौफ से सहमा हुआ, लेकिन दिल को किसी तरह संभालते हुए जो कुछ सर पर पड़ेगी देखा जाएगा। अभी से मैं क्यों जान दूं। मैं महाराजा साहब की खिदमत में जा पहुंचा। वह इस वक्त अपने पूजा के कमरे में अकेले बैठे हुए थे। कागजों का एक ढेर इधर उधर फैला हुआ था और खुद किसी ख्याल में डूबे हुए थे। मुझे देखते ही वह मेरी तरफ मुखातिब हुए। उनके चेहरे पर नाराज़गी के लक्षण दिखाई दिए। बोले, कुंवर श्याम सिंह, मुझे बहुत अफसोस है कि तुम्हारी बाबत मुझे जो कुछ भी बातें मालूम हुई हैं वह मुझे इस बात के लिए मजबूर करती हैं कि तुम्हारे साथ सख्ती का ही बर्ताव किया जाए। तुम मेरे पुराने वसीफ़ादार हो और तुम्हें यह गौरव कई पीढ़ियों से प्राप्त हुआ है। तुम्हारे बुजुर्गों ने हमारे ख़ानदान की जान लगाकर सेवाएं की हैं और उन्हीं के सिले में यह वसीका दिया जाएगा। लेकिन तुमने अपनी हरकतों से अपने को इस कृपा के योग्य नहीं रखा। तुम्हें इसलिए वजीफ़ा मिल सकता था कि तुमने अपने ख़ानदान की परवरिश की है, अपने लड़कों को इस योग्य बनाया कि वह राज्य की कुछ खिदमत कर सकें, उन्हें शारीरिक और नैतिक शिक्षा दे सको ताकि तुम्हारी जात से रियासत की भलाई हो, न कि इसलिए कि तुम इस रुपए को बेहुदा ऐश परस्ती और हरामकारी में खर्च करो। मुझे इस बात से बहुत तकलीफ़ हुई कि तुमने अब अपने बाल बच्चों की परवरिश की जिम्मेदारी से भी अपने आप को मुक्त समझ लिया है। अगर तुम्हारा यही ढंग रहा तो यकीनन वसीकादारों का एक पुराना ख़ानदान मिट जाएगा। इसलिए आज से हमने तुम्हारा नाम वसीकादारों की फहरिस्त से खारिज कर दिया है और तुम्हारी जगह तुम्हारी बीवी का नाम दर्ज किया गया है। वह अपने लड़कों को पालने पोसने की जिम्मेदार है। तुम्हारा नाम रियासत के मालियों की फहरिस्त में लिया जाएगा। तुमने अपनी को इसी योग्य सिद्ध किया है और मुझे उम्मीद है कि यह तबादला तुम्हें नागवार न गुजरेगा। बस जाओ और मुमकिन हो तो अपने किए पर पछताओ। मुझे कुछ भी कहने का साहस नहीं हुआ। मैंने बहुत ही धैर्यपूर्वक अपनी किस्मत का यह फैसला सुना और अपने घर की तरफ चला। लेकिन 2 ही 4 कदम चला था कि अचानक ख्याल आया कि किसके घर जा रहे हो, तुम्हारा घर अब है कहाँ। मैं उल्टे कदम लौट पड़ा। जिस घर का मैं राजा था वहाँ दूसरों का आश्रित बनकर मुझसे नहीं रहा जाएगा, और रहा भी जाए तो मुझे रहना नहीं चाहिए। मेरा आचरण निश्चय ही अनुचित था, लेकिन मेरी नैतिक संवेदना अभी भी इतनी थोथी न हुई थी। मैंने पक्का इरादा कर लिया कि इसी वक्त इस शहर से भाग जाना मुनासिब है, वरना बात फैलते ही हमदर्दों और बुरा चाहने वालों का एक जमघट हाल पूछने के लिए आ जाएगा। दूसरों की सूखी हमदर्दियाँ सुननी पड़ेंगी, जिनके पर्दे में खुशियाँ झलकती होंगी। एक बारक सिर्फ एक बार मुझे फूलमती का ख्याल आया। उसके कारण ही मेरी यह दुर्दशा हुई। उससे तो मिल लूँ, मगर दिल ने रोका। क्या एक वैभवशाली आदमी की जो इज्जत होती है वह मुझे अब हासिल हो सकती है? हरगिज नहीं। रूप की मंडी में वफा और मोहब्बत के मुकाबले में रुपया पैसा ज़्यादा कीमती चीज़ें होती हैं। मुमकिन है इस वक्त मुझ पर तरस खाकर या क्षणिक आवेश में आकर फूलमती मेरे साथ चलने पर आमदा हो जाए, लेकिन या क्षणिक आवेश में आकर फूलमती मेरे साथ चलने पर आमदा तो हो जाएगी, पर मैं उसे लेकर जाऊंगा कहाँ? पाँव में बेड़ियां डालकर चलना तो और भी मुश्किल हो जाएगा। इस तरह के सोच विचार के बाद मैंने बम्बई की राह ली और अब 2 साल से एक मिल में नौकर हूँ। तनख्वाह सिर्फ इतनी है कि ज्यों की त्यों जिंदगी का सिलसिला चल रहा है, लेकिन ईश्वर को धन्यवाद देता हूँ और इसी को यथेष्ट समझता हूँ। मैं एक बार गुप्त रूप से अपने घर गया था। फूलमती ने एक दूसरे रईस से रूप का सौदा कर लिया, लेकिन मेरी पत्नी ने अपने प्रबंध कौशल से घर की हालत खूब संभाली।
मैंने अपने मकान को रात के समय लालसा भरी आँखों से देखा। दरवाजे पर 2 लालटेनें जल रही थीं। बच्चे इधर उधर खेल रहे थे। हर सफाई और सुथरापन दिखाई दे रहा था। मुझे कुछ अखबारों से के देखने से मालूम हुआ कि महीनों तक मेरे पते निशान के बारे में अखबारों में इश्तिहार छपते रहे, लेकिन अब मैं यह सूरत लेकर वहाँ क्या जाऊँ और यह कालिख लगा मुँह मैं किसको दिखाऊँ। अब तो मुझे इसी गिरी पड़ी हालत में ज़िंदगी के दिन काटने हैं, चाहे मैं रोकर काटूँ या हंसकर। मैंने अपनी हरकतों पर अब बहुत शर्मिंदगी महसूस की। अफसोस मैंने उस नेमतों की कद्र न की, उन्हें लात से ठोकर मारी। यह उसी की सज़ा है कि आज मुझे यह दिन देखना पड़ रहा है। मैं वह परवाना हूँ जिसकी खाक भी हवा के झोंकों से नहीं बची। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।